हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। लास्ट क्लास में दोस्तों हम पहुंच चुके थे बलबन तक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका लड़का आराम शाह के बाद दिल्ली का पहला वैद्य जो सुल्तान बना इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान बनी, उसके बाद बैराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। ये क्रम आप याद रखना, ये पूरा वंश था इल्तुतमिश का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम ये तो डिस्कस कर चुके थे भाई कि बलबन सुल्तान कैसे बना। ठीक है, क्या उसकी प्लानिंग थी, खैर ये सब मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लास्ट क्लास ज़रूर देखें, नहीं तो मैं यहाँ डायरेक्ट बलबन पढ़ा दूँ और आपने कभी बुक पढ़ी होगी तो आप कहोगे कि अरे यार उनने तो डायरेक्ट बता दिया। तो बलबन डायरेक्ट सुल्तान नहीं बना, बहुत खतरनाक प्लानिंग थी उसकी, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा। तो आज की क्लास है बलबन की कहानी। ठीक, बलबन की हिस्ट्री आज हमें समझना है। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का ये एक लड़का था और इसके समय बलबन नायब ए ममालिकात के पद पे आया था, जिसका मतलब होता है उप सुल्तान। और बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी लड़की की शादी की थी, तो बलबन इस हिसाब से नासिरुद्दीन महमूद का ससुर भी था। और नासिरुद्दीन महमूद अपने ससुर से यानी कि बलबन से इतना डरता था कि अपनी मर्जी से एक गिलास पानी नहीं पी सकता। टोपी सीकर यानी टोपियों को सिलकर अपनी आय इकट्ठा करता है और अपनी दिनचर्या को चलाता है। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था दिल्ली का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नासिरुद्दीन महमूद कुरान की नकल करता था और उसकी नकल को लिखकर बेचता था और उससे अपनी आय इकट्ठी करता था और अपने जीवन का यापन करता था। ये हालत थी सुल्तान की जब गुलाम सरदार बलबन, जिसे उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने ही दी, ये उप सुल्तान बना। उस समय ऐसी हालत थी। सुल्तान पद की गरिमा, सुल्तान पद जो पोस्ट है उसकी जो रिस्पेक्ट है, बलबन ने पूरी रिस्पेक्ट को धूल में मिला दिया। अब सुल्तान रोड पर निकल रहा है तो हर कोई कह रहा है और जर्दा बनाए, और सुल्तान जा रहा है तो सुल्तान पद जो पोस्ट है उसकी फुल बेइज्जती हुई बलबन के समय। और बलबन ही ऐसा व्यक्ति था जिसके समय सुल्तान की जो पोस्ट है वो सर्वोच्च हो गई, खलीफा से भी ऊपर अपने आप को सुल्तान बताने लगा। ठीक है, तो अब ये दो बातें कैसे, अब समझो आप। तो रजिया के समय नायब शिकार के पद पर था बलबन। ठीक है, 1245 में मंगोलों से एक बार युद्ध भी करके आ चुका है। ठीक, उसके बाद बैराम शाह जब शासक बना, किसकी मदद से बना था? बलबन की मदद से। उस समय बलबन आया था आमिर ए आखुर के पद पर, यानी कि अस्वशाला का प्रधान। ठीक, और जब नासिरुद्दीन महमूद ये शासक बना तब बलबन आया था उप सुल्तान के पद पर, यानी कि नायब ममालिकात। ये नया पद था जिस पे पहली बार एतगेन बैठा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक तरफ पद का नाम दे दिया और एक तरफ शासक का नाम दे दिया और कहा कि बलबन किसके समय किस पद पर था, तो ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, तो मैंने आपसे कहा कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय सुल्तान की पोस्ट रह ही नहीं गई। हर कोई हाथ डाल दे रहा है सुल्तान के गले में और सुल्तान ऐसे करके बुला रहे हैं। तो बलबन पर यह आरोप है कि बलबन ने सुल्तान के पद को सुल्तान का पद नहीं रहने दिया, बहुत बेइज्जती हुई। और अब उलूग खां की उपाधि लेकर
गयास उद्दीन बलबन ये बना है दिल्ली का सुल्तान 1265। गयासुद्दीन बलबन 1265 CE ये बना है शासक गयासुद्दीन बलबन। पहले ये समझ लो कि ये है कौन। तो गयासुद्दीन बलबन ये कोई शाही वंश का व्यक्ति तो है नहीं, ये गुलाम था। इसे सबसे पहले जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था। सबसे पहले किसने खरीदा था? जमालुद्दीन बसरी ने सबसे पहले इसको खरीदा, बसरी ने। और इसको बेचने ये दिल्ली आया था। दिल्ली आया तो इल्तुतमिश को इसकी योग्यता और इसकी असाधारण महत्वाकांक्षा इतनी पसंद आई कि इल्तुतमिश ने इसको खरीद लिया। और जो तुर्कान चहलगानी बनाया था उसने एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने, तो उसका एक हिस्सा इस गयासुद्दीन बलबन को भी दिया था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, सबसे पहले इसको जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा, उसके बाद इल्तुतमिश ने खरीदा। ठीक है, और इसकी योग्यता से खुश होकर दास्तां से मुक्त कर दिया और तुर्कान चहलगानी का ये एक सदस्य बनकर आया। ठीक, रजिया के समय आमिर शिखार के पद पर था। बहराम शाह के समय ये अमीर आखुर के पद पे आया। और उसके बाद जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, इसी की मदद से बना था, बलबन की मदद से, तब लड़की की शादी कर दी, ससुर बन गया। और पूरी प्लानिंग थी इसकी कि सत्ता को मुझे हथियाना है। ठीक है, तो बलबन उसके समय उप सुल्तान यानी नायब ममालिकार के पद पे था। ठीक, और इसने सुल्तान की पोस्ट को सुल्तान की पोस्ट नहीं रहने दिया। बहुत बेइज्जती हुई बलबन के कारण। तो अब ये खुद सुल्तान है गयासुद्दीन बलबन, और इसने इतनी बेइज्जती की है सुल्तान पद की, और अब ये खुद सुल्तान बना है, तो इसकी इज्जत कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अब आप बोलोगे तो देखो अब इस व्यक्ति ने क्या किया। सुल्तान बनते से ही भयंकर भयंकर उपाधि लेना शुरू। सबसे पहली उपाधि गयासुद्दीन के लिए, नाम चेंज कर लिया बलबन। ठीक है, उलूग खां की उपाधि इसे नासिरुद्दीन महमूद ने दी, इसी का दामाद था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने नियामत खुदाई अल जिल अल्लाह, नियामत खुदाई अल जिल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह दोनों प्रकार से बोला जाता है, कभी कभी ध्यान रखना, ये उपाधि ली है। ठीक है, नियामत एक खुदाई अल जिल हा होता है ये। ठीक है, अल्लाह, ये उपाधि ली इसने। गयासुद्दीन बलबन ने, मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, इतनी बेइज्जती की सुल्तान पद की, और अब ये खुद सुल्तान बना है, तो इसे रिस्पेक्ट वापस लाना है। भारत का सबसे क्रूर सुल्तान, भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे क्रूर सुल्तान बनकर आएगा सामने। क्यों? क्योंकि सुल्तान पद की इज्जत वापस लाना है, नहीं तो इसकी इज्जत कौन करेगा? इसको भी फिर और सुल्तान और घर कोई गले में हाथ डाल देगा। तो इसको इज्जत वापस लाना है, तो इसने भयंकर भयंकर उपाधियाँ ली। हम उलूग खां हैं, नियामत खुदाई अल जिल अल्लाह। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। अफरासियाब शाहनामा, फिरदौसी की रचना शाहनामा के एक सूरवीर पात्र, एक कैरेक्टर का नाम है अफरासियाब। उसका वंशज होने का दावा कर रहा है कौन? बलबन, ताकि सुल्तान से लोग डरें, इज्जत वापस आए। नियामत खुदाई, नियामत खुदाई का मतलब है
कि जो सुल्तान की पोस्ट है, जो सुल्तान की पोस्ट है वो अल्लाह द्वारा प्रदत्त है, यानी अल्लाह ने प्रदान की है, यानी कि ईश्वर ने सुल्तान की पोस्ट को बनाया है, ये कह रहा है। एक कन्फ्यूज़न अभी क्लियर करूँगा। अल जिल अल्लाह, सुल्तान का पद पैगंबर के बाद होता है। नियामत खुदाई का मतलब कि सुल्तान की जो पोस्ट है वो अल्लाह ने दी है, और अल जिल अल्लाह का मतलब है कि सुल्तान का जो पद है वो पैगंबर के बाद है, ये उपाधि ली है। अब देखो, शासक बनते से ही, सुल्तान बनते से ही पूरे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में बिस्मिल्लाह कहते हुए नग्न तलवारों के साथ काफिला निकाला, जो सामने आए कटवा दो, कोई सामने नहीं आ सकता। इतना खतरनाक व्यक्ति अब ये सुल्तान बना है। और ये सब क्यों कर रहा है, इतना क्रूर क्यों बन रहा है बलवन? क्योंकि इसको सुल्तान की जो पोस्ट है उसकी इज्जत वापस लाना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, हिंदू जो राजा होते हैं और जो फारसी राजा होते हैं, हिंदू और फारसी राजाओं में ये चला आया है, परंपरा चली आई है कि राजा में ईश्वर का अंश स्थापित करवाया जाता था। हमारे यहाँ ब्राह्मण करते थे, फारस में खलीफा करते थे, ईरान में, ठीक। लेकिन इस्लाम इसको स्वीकार नहीं करता। इस्लाम धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा कोई सत्ता नहीं है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये इस्लाम नहीं मानता, ठीक है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और ईश्वर का अंश होता है, ये नहीं मानता इस्लाम। इस्लाम ये मानता है कि सुल्तान की जो पोस्ट है वो अल्लाह ने दी है, पोस्ट अल्लाह ने दी है, सुल्तान अल्लाह नहीं है, यानी कि अल्लाह का अंश भी नहीं है, प्रतिनिधि भी नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। और नहीं तो अपने यहाँ तो राजा ही भगवान है, राजा ही जन प्रजा का पिता है, ये मानते हैं। प्रजा को बहुत खुश रखा है इन लोगों ने भी, निष्पक्ष न्याय किया है, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों में, बुद्ध और सिख में पूरा निष्पक्ष न्याय किया है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा व्यक्ति अल्लाह है, ईश्वर अल्लाह है। ये सुल्तान को अल्लाह या उसका अंश नहीं मानते। उसकी जो पोस्ट है सुल्तान की, ये कहते हैं कि अल्लाह द्वारा प्रदान की गई है, ये आप ध्यान रखना। तो नियामत खुदाई, अल जिल अल्लाह, उलूग खां की उपाधि, अफरा सियाब का वंशज कह रहा है अपने आप को, और इतना खतरनाक और क्रूर व्यक्ति है ये कहता है कि उच्च कुल के व्यक्ति ही मेरे साम्राज्य में, मेरे जो महल है, मेरा जो दरबार है उसमें बैठ सकता है। यानी कि जितनी पोस्टें मिलेगी अब वो केवल तुर्की मुसलमानों को मिलेगी, भारतीय मुसलमान और हिंदुओं से तो ये इतना भयंकर चिढ़ता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी सिराएं क्रोध से कांप उठती है और उन्हें काटने के लिए मेरा हाथ तलवार पर अपने आप चला जाता है। ये बलबन ने कहा, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जो खुद कुलीनों का कट्टर समर्थक था। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सही बोल रहा है। बलबन के कर्मों से, बलबन की बातों से ये पता चलता है कि भारतीय मुसलमान और हिंदुओं के लिए बलबन की क्या नीतियां रही होगी। इतना खतरनाक व्यक्ति ये राजा बना है। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, बाबर का नाम सुना होगा, कहीं नहीं लगते इसके सामने। इतना क्रूर और इतना खतरनाक सुल्तान है ये, ठीक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के पूरे साम्राज्य में इसने क्या निकाला, काफिला निकाला, ठीक। आगे देखो, ये व्यक्ति शासक बना। इल्तुतमिश की तरह यह भी इलवरी तुर्क है, ठीक। अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताता है। एक तो महमूद गजनवी ने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया था, और एक ये बलबन बता रहा है, ठीक। ध्यान रखना। उलूग खां की उपाधि
गियासुद्दीन बलबन को किसने दी? इसी के दामाद नासिरुद्दीन महमूद ने की। नासिरुद्दीन महमूद को इसी ने जहर दे के मरवाया था। ठीक है, तो अब आगे सुनो। बलबन को ये पसंद नहीं है कि कोई सत्ता में उसके सामने उसके बराबर का स्थान ले, इसको पसंद ही नहीं है। चाचक मरवा दिया, चाचक लड़के शेर खान को मरवा दिया, पसंद ही नहीं है। कितना खतरनाक व्यक्ति। और इसको ये भी पसंद नहीं है कि कोई निम्न जाति का व्यक्ति इसके सामने भी आए। इसको ये पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति इससे आंखें मिला के बात करे। सिजदा और पेगोस की जो प्रथा है अपने दरबार में लागू कर रहा है। सिजदा और पेगोस, सिजदा और पेगोस, जो तुम सजदा करते हो ना, कि जब भी सुल्तान के सामने जाओगे तो लेटते हुए जाओगे जमीन पर। जैसे कभी कभी देवी जी के सामने करते हैं ना हम लोग, लेटते हुए जाते हैं। माता पूजन होती है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, ऐसा रिवाज है कि माता पूजन हो रही है तो लेट के परिक्रमा करना होता है। तो लेट के जाना है आपको बलबन तक, और जाके पहले आप सुल्तान के पैर चूमो, सुल्तान से नीचे निगाह करके बात करो। तुमने अगर उसके सामने आँख उठाई तो गर्दन कटवा देगा। ऐसा कई बार हुआ कि लोग गए, सब कुछ किया, लेकिन नज़रें उठा दी। नग्न तलवारों के साथ पहरेदार खड़े रहते थे, पंखा चलाने वाले, वो जैसे ही देखा वैसे ही काट डालेगा। और इसकी पत्नी दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन से फंस जाती है, आगे चल के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिजदा और पेगोस की प्रणाली इसने अपने साम्राज्य में शुरू की। सुल्तान बना और पूरी सुल्तान की जितनी भी इज्जत है 2 दिन में वापस ले आया। इतना क्रूर व्यक्ति है। ठीक है, निष्पक्ष न्याय करता था भाई, न्याय के मामले में बहुत निष्पक्ष व्यक्ति था बलबन। ये बात हर व्यक्ति को माननी पड़ेगी। कोई भी चला जाए जनमानस के सामने निष्पक्ष न्याय के लिए बलबन प्रसिद्ध था। हिंदू चला जाए, मुस्लिम चला जाए, निम्न जाति का उच्च जाति का, लेकिन न्याय के मामले में निष्पक्ष है। क्यों? क्योंकि समाज के बीच में इज्जत बनाना है। क्यों? सुल्तान पद की इज्जत नहीं बचने दी इसने। ठीक है, उसके बाद देखो एक बार क्या हुआ, अवध का सूबेदार, इसको मैं मिटा दूं जरा, अपने पास जगह कम है। दिल्ली में कौन है? बलबन, ये व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूबेदार कहाँ का? अवध का। ये अवध का सूबेदार और एक बदायूं का सूबेदार। तो इनके जो पिता थे वो दासों को परेशान करने लगे कि रोटी अच्छी नहीं बनी, कभी मार रहे हैं। बलबन गया, बुलाया, जनमानस के बीच में अवध के और बदायूं के जो सूबेदार के पिता थे इतना मारा, इतने कोड़े मारे, जब तक कि कीमा नहीं बन गया। वो कहते ना पूरा फैल जाना, जब तक कि फैल नहीं गया ना तब तक मारता रहा बलबन। इतने कोड़े मारे, बदायूं के सूबेदार को भी नहीं छोड़ा। मलिक बकबक इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे कि पूरा खूना खून हो गया, वो खुल गया बीच में से। कहते और कर लो परेशान। और जनता से कहता है कि मैं अपने अमीरों के प्रति, सूबेदारों के प्रति इतना कठोर रवैया अपना सकता हूँ, तो फिर तुम्हारी औकात क्या है? और इसके समय विद्रोह हो रहा है। अब इसके समय 4 विद्रोह हुए, चारों विद्रोह सुनो अब आप। ठीक है, 4 विद्रोह हुए इसी के समय, बलबन के समय विद्रोह समझ लो। ठीक है, 4 विद्रोह हुए। एक हुआ था मंगोल का, ये तो करते ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा हुआ था मेवाती,
और कटेहरों का। ठीक, मेवाती और कटेहरों का, गंगा यमुना ये दो आब है, इसके बीच की जनजातियां है। ठीक है। तीसरा हुआ था राजपूतों का, वो चौथा था बंगाल का विद्रोह। अब देखो कहानी। ठीक है, मंगोलों का विद्रोह हुआ, मेवाती और कटेरों का विद्रोह हुआ, राजपूतों का विद्रोह हुआ, बंगाल का विद्रोह हुआ। अब देखो इसके समय मंगोल का विद्रोह। मंगोल, तो मंगोल ने उत्तर पश्चिम में, ये मंगोल इधर की जनजाति, ये अपना उत्तर पश्चिम है, इस इलाके में विद्रोह कर दिया। ठीक, पंजाब में घुसा है, लाहौर को पूरा लूट डाला, एक व्यक्ति नहीं बचा लाहौर में, सबको कटवा दिया मंगोलों ने, पूरा लूट डाला। ठीक, उसके बाद इधर देखो पंजाब में आए, तो पंजाब में भी लूटा पार्टी शुरू है। बलबन खुद नहीं गया, लड़के भेज दिया, शाहजादा मोहम्मद, और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, लड़के ने पूरे मंगोलों को काट डाला। इतना खतरनाक लड़का, बाप से डबल ज़्यादा क्रूर है। कौन? शाहजादा मोहम्मद। और इतना प्यार करता है ना बलबन इसको कि अभी आगे देखना क्या होगा। पहला विद्रोह तो शहजादा मोहम्मद को भेजा। ठीक है, 1270 में एक बार बलबन खुद भी लड़ने गया था और शांति बहाल करके आया, पंजाब में नए किले बनवाए और दीवारें उठवाई ताकि अब मंगोल इस साइड ना आ पाए। ये मंगोलों का विद्रोह। दूसरा विद्रोह हुआ था मेवाती और कटेहरों का। अब इनका विद्रोह देखो, इनके विद्रोह में मजा है। इंग्लिश विद्रोह। ठीक, ये है आपकी गंगा नदी और ये है आपकी यमुना नदी। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ, मेरे पास यही है, मैं ये है गंगा और ये है यमुना। गंगा यमुना दो आपके बीच में रहने वाले मेवाती और कटेहर, कटरिया राजपूतों में भी आते हैं कुछ, और कुछ जनजातियां भी हैं। ये लोग लूटा पार्टी करते थे, बैलगाड़ी जा रही है लूट लिया, लड़कियां जा रही हैं गहने छीन के भाग गए। भारतीय ऐसी लूटपाट करेंगे, तो लूटपाट इनने शुरू कर दी गंगा यमुना दो आपके पास। इतनी हिम्मत बढ़ गई कि दिल्ली तक पहुंच गए लूट करने के लिए। बलबन ने पूरे गंगा यमुना दो आपके पास के जंगल कटवाए, इंग्लिश। ठीक, दिल्ली के पास के पूरे जंगल कटवाए, एक एक मेवाती और कटेरों को ढूंढ के मारा, एक एक को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को मारा, महिलाओं को दास बना लिया, युवाओं को भी दास बना लिया, बच्चों को भी मार दिया गया। बूढ़ों को तो ये झोपड़ी में छुपे थे, जब तक मारता रहा तलवार तब तक की पूरा कीमा ना बन जाए। ऐसा व्यक्ति है गियासुद्दीन बलबन। ये था दिल्ली में मेवाती और कटेरा को विद्रोह। नहीं मान रहे थे, लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त की नीति, इसे रक्त और तलवार की नीति भी कहते हैं। रक्त और तलवार की नीति। इतना मारा, इतना मारा, दो लड़के केकूबाक और केक खुसरो पोते हैं, ये भी साथ हैं। और पत्नी कहाँ है? पत्नी कोतवाल फखरुद्दीन के साथ है। ये देखो कहानी। लो एवं रक्त की नीति, पूरे जंगल कटवाए, मेवाती और कटेरों को ढूंढ ढूंढ के मारा। ये आप यूपीएससी के मेंस में लिख दो जाके कि मेवाती और कटेरों को ढूंढ ढूंढ के मारा। ये लिखा है, सतीश चंद्रा ने डायरेक्ट लिखा है, मेवाती और कटेरों को कैसे मारा। राजपूतों ने दुर्गीकरण करना शुरू कर दिया, किले बनाने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नासरुद्दीन के समय तो सुल्तान के गले में हाथ डाल के चल रहे लोग। तो राजपूतों को सबक सिखाने के लिए गियासुद्दीन बलबन ने राजपूतों के चारों तरफ, ठीक है, ये जैसे ये राजपूत है, ये राजपूतों का क्षेत्र है, चारों तरफ अफगान सैनिकों की छावनी बना दी। कहते करो
और आज्ञा है कि जैसे ही एक बार विद्रोह कर दें बस जाके सीधा काटना है और कुछ नहीं करना। राजपूत पैर पलटा के नहीं सो रहा है। राजपूतों ने कहा कि चुपचाप रहने में सही है क्योंकि बलवान है, छोड़ेगा नहीं। कुछ सबसे इंग्लिश विद्रोह हुआ बंगाल का विद्रोह। बंगाल का विद्रोह समझो अब आप, ठीक है, बंगाल का विद्रोह। बंगाल में इबाज खान नाम का एक व्यक्ति था जिसे इल्तुतमिश ने हराया। नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का लड़का था कुछ टाइम शासन किया। उसके बाद तो आपने देखा है कि भाई कैसे कंडीशंस खराब हुई। बंगाल में सूबेदार था तातर खां। तातर खां को हटा के बलबन ने भेजा था यहाँ पर तुगरिल खां को। तुगरिल खां को भेजा सूबेदार बना के। बलबन ने इधर मुंह करा और इसने विद्रोह कर दिया कि देखे आज से हम स्वतंत्र शासक। बलबन ने बोला था कि चुपचाप शासन करना, इसने विद्रोह कर दिया। लड़का तो उधर भी जी है, 1279 की बात है, ठीक है, 1279 बंगाल का विद्रोह, बंगाल विद्रोह 1279। गया यहाँ से सीधा बलबन 8-10 हज़ार सैनिक लेके गया था। तुगरिल खां भाग गया। पूछा किस किसने विद्रोह किया था, लोगों से पूछा। लोगों ने बताया साहब हम तो नहीं थे, साहब हम तो नहीं थे। कहते कि कुछ सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया। कहते जंगल काटो, जंगल काटो। 20 बाई 20 किलोमीटर का जंगल काटा, 400 किलोमीटर स्क्वायर का। खंबे गड़वाए, खंबे, उन्हीं को पकड़ा, उन्हीं से जंगल कटवाया, उन्हीं से खंबे गड़वाए। आदमखोर कुत्ते, सांप और लाल मिर्च ये सब लेके गया। खंबे से बांधा, आदमखोर कुत्ते छोड़ दिए उनके ऊपर, इंग्लिश एकदम। उनके ऊपर सांप फेंके जहरीले जहरीले। काटता गया, मिर्ची डालता गया, काटता गया, मिर्ची डालता गया। कुत्ते खा रहे हैं, सांप काट रहे हैं, कहीं के गले में लपटे हैं। ऐसा विद्रोह दबाया और कहता है कि जो मैं सोच कर आया था ये उसका 1% भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, बलबन कह रहा है कि सोच भी नहीं सकते। ये बलबन के 4 विद्रोह, चारों विद्रोहों को निर्ममता पूर्वक, कोई मर्सी नहीं, कोई भी दया नहीं, ऐसे दबाया। लेकिन ऐसे करके शासन चल सकता है कुछ दिन, समाज नहीं चल सकता। समाज को चलाने के लिए समाज के नियम उनको फॉलो करो या तो उनमें सुधार करो। समाज ऐसे नहीं चल सकता। देखो इसकी इन निर्ममता पूर्वक जो शासन प्रणाली इसने चलाई उससे लोग गुस्सा थे। एक तो गियासुद्दीन बलबन ने ये किया कि भाई भारतीय मुसलमानों को और हिंदुओं को शासन से बाहर निकाल दिया, तो अमीरों में गुस्सा था, ठीक है। जो तुर्कान चेलगानी के 40 सदस्य थे उनमें से कुछ को तो बलबन ने पहले मरवा दिया, कुछ को बाद में मरवा दिया। तुर्कान चेलगानी का विनाश यानी कि उसको ख़त्म करने का काम भी किसने किया, बलबन ने की। ये अभी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तुर्कान चेलगानी को किसने समाप्त किया, बलबन ने, ठीक है। ऊपर से तुम सिजदा और पेबोस भी करवा रहे हो, ऊपर से तुम थोड़ी सी गलती हो जा रही है तो तुम मार भी रहे हो। बंगाल का विद्रोह हुआ तो तबात खां और हेबाक खां को भेजा था पहले 1279, असफल होकर आए दोनों। गर्दन काट के अयोध्या की फड़की लटका दिया गेट पे। फड़की मतलब गेट, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फड़की कहते हैं, गेट पे लटका दिया। और बंगाल का विद्रोह दबाया, देखो आदमखोर कुत्ते, लाल मिर्च, ठीक है, वो भी MDH कंपनी की, और क्या ले गया था, कोबरा। देखो
ऐसे विद्रोह दबा रहा है। तो लोग इससे गुस्सा हुए। तो बलबन ने सोचा कि थोड़ी सी अब नरमी बरतूं मैं। कुछ लोगों को इसने शासन में हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि इधर मंगोलों ने आक्रमण किया फिर से एक बार। तो मंगोल बार बार परेशान कर रहे थे। तो बलबन को लगा कि एक ऐसी सेना की आवश्यकता है जो मंगोलों से तो लड़ सके, साथ ही साथ एक स्थायित्व तो हो सेना में। एक ऐसी सेना का इसको लगा कि होना चाहिए। तो भाई इसने दीवाने अर्ज की स्थापना की। ठीक है, सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज, इसका पुनर्गठन किया। ऐसा तो है नहीं कि पहले सैन्य विभाग नहीं हुआ करते थे, हुआ करते थे। दीवान ए अर्ज की इसने क्या की, स्थापना की। ठीक है, और इस पे बैठने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था निजाम उल मुल्क, दीवान ए अर्ज। ठीक है, आरिज ए ममालिकात, ये इसका अधिकारी होता था, आरिज ए ममालिकात। ये तो हम सब शासन प्रशासन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे कौन क्या क्या होता था। ठीक है, लोग बाग बहुत चोरी चकारी भी कर रहे थे। तो इसने बरीद और मुनीस इनको भी रखना शुरू कर दिया। ऐसे करके बलबन का शासन प्रशासन चल रहा है। ठीक है, ये थी बलबन की कहानी। अब क्या हुआ, 1285 में मंगोलों के साथ अचानक मुठभेड़ हुई। अचानक से मंगोलों ने आक्रमण किया, शहजादा मोहम्मद मारा गया। शहजादा मोहम्मद मारा गया। शहजादा मोहम्मद को लेके आए दिल्ली दरबार में, दरबार लगा था। 7 लोग लेके आए थे, 7 को कटवा दिया, 7 को मरवा दिया। उस शहजादा मोहम्मद को देख के बलबन इतना रोया, बीमार पड़ गया। जब दरबार लगता है तो कोई कह नहीं सकता कि बलबन को किसी बात का दुख है। चेहरे पे सिखन तक नहीं रहती थी। सेना को 30-30 किलोमीटर प्रशिक्षण के लिए दौड़वाता था और जो रुक जाए उसके पैर कटवा देता था बलबन। लेकिन जैसे ही दरबार खत्म हुआ, कमरे में गया, गेट लगाया और लपक 4 घंटे रोता था। इतना रोता था, बीमार पड़ा शहजादा मोहम्मद की याद में कि बलबन की मौत हो गई, बीमार पड़ने से मौत हो गई। 1286 बलबन की मृत्यु, बलबन मारा गया, मौत हो गई उसकी। ये थी भारत के सबसे क्रूर और खतरनाक शासक गियासुद्दीन बलबन। अगर क्रूरता की बात की जाए तो सबसे क्रूर व्यक्ति यही है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, बलबन तो निपट चुका है। ठीक है, बलबन के बाद देखो, कब निपट गया भैया ये, 1286 में बलबन चल बसा। अब जो गुलाम सरदार थे कुछ, वो बलबन की इज्जत करने लगे। तो बलबन की इज्जत इतनी करने लगे कि कहने लगे कि भाई इसके ही वंश का कोई व्यक्ति शासक बने। तो कहते लड़का तो मर गया, तो पोते को शासक बनाया, उसका नाम था केकूबाक। केकूबाक और केक खुसरो। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे जो बलबन के पोते थे। केकूबाक ने किलो खोरी का महल बनवाया, आधा ही बन पाया था, किलो खोरी का महल इसी ने बनवाया था। तो केकूबाक शासक बना दिल्ली का।
ठीक है, केकूबाग। लेकिन केकूबाग छोटा है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि साम्राज्य को कैसे चलाया जाता है, एक शासन प्रशासन की क्या नींव होनी चाहिए, उसको इसका नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। किसके पास? केकूबाग के पास। जैसे अभी मैं पहली पहली बार 19 साल की उम्र में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी एक्सपीरियंस कम है। तो केकूबाग ये शासक बना। तो इसकी जो मम्मी थी वो दादी, सॉरी, दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन से प्रेम करती थी। मैंने आपसे कहा था कि सल्तनतें मिट जाएंगी, सल्तनतें मिट जाएंगी प्यार में। इतना लपक प्यार, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया, ऐसा गाना गा रहा है फखरुद्दीन। अब सारे काम फखरुद्दीन चाहेगा और वही होगा। सिग्नेचर किसके होंगे? केकूबाग के। करवाएगा कौन? मम्मा, दादा, दादी, सॉरी, दादी करवाएगी। तो केकूबाग की दादी करवाएगी सिग्नेचर। बलबन को पता नहीं है, मरने के बाद भी पता नहीं चल पाया बेचारे को मेरी पत्नी का काम ऐसा था। गजब का आदमी था यार फखरुद्दीन। किस्मत देखो, दिल्ली का इतना खतरनाक सुल्तान, इतना खतरनाक खूंखार सुल्तान, क्रूर सुल्तान, इसको डर नहीं लगा फखरुद्दीन को कि एक बार पता चल गया तो ये क्या करेगा मेरे साथ? नहीं पड़ा उसको कोई फर्क, और केकूबाग शासक बन गया। सबसे पहले फखरुद्दीन ने एक काम किया, फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन फखरुद्दीन ने सबसे पहले केकूबाग के भाई केक खुसरो को निपटाने की प्लानिंग की। ठीक है, ये आंतरिक विद्रोह है बलबन के बाद। एक साइन करवाए, टाइप करवाया पूरा एफिडेविट, और उस पर लिख दिया कि केक खुसरो कह रहा है कि मैं दिल से जाना चाहता हूँ लाहौर, अपनी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। बादशाह पिक्चर टाइप का, बाजीगर पिक्चर में करता ना वो शिल्पा शेट्टी के साथ, वैसा। और केकूबाग को दे दिया। तो केकूबाग ने भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसको एक बार पूछ लूँ जाके, कोई फर्क नहीं। केकूबाग की माँ फखरुद्दीन का जो दामाद है उससे प्रेम करने में फंस गई। केकूबाग की माँ फखरुद्दीन, और राजा की एक पत्नी तो होती नहीं थी, दो दो तीन तीन पत्नी होती थी। तो केकूबाग की जो माँ थी वो फखरुद्दीन के जो दामाद थे उनके साथ प्रेम संबंध में फंस गई। अब लड़के से जो कहा जाएगा लड़का वही करेगा। इसको इतना नशा करवाते हैं, इसको होश में आने नहीं देते कि ये एक बार होश में आ गया तो कुछ करेगा। इसको इतना नशा करवाते हैं। ठीक है, तो भाई को तो भेज दिया लाहौर। बंगाल में तुगरिल खां को हटा के बुगरा खां, बलबन का ये लड़का था बुगरा खां, बुगरा खां को बनाया था यहाँ का सूबेदार। किसको बनाया था? बंगाल का सूबेदार बुगरा खां को। तो बुगरा खां सूबेदार बना था। अब हुआ क्या कि केकूबाग गया कि यार बहुत दिन हो गए पिता से नहीं मिले, और बुगरा खां को भी लगा कि बहुत दिन हो गए लड़के से नहीं मिले, आखिर क्या बात है। तो ये भी आ रहा है और ये भी निकला है। इसके पास एक दूत मंडल पहुंचा दिया और इससे कहा कि तुम्हारा लड़के तुम पे चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। इसने शासक बनना जरूरी नहीं समझा, ये बंगाल में ही खुश था। ठीक है, और इसके पास ये खबर पहुंचा दी कि बुगरा खां केकूबाग पे हमला करने के लिए निकला है। तो ये कहने लगा हमारे ही बाप ऐसा क्यों करेगा, ये ऐसा कहने लगा। ये समझ नहीं पाया ऐसा कैसे हो गया। कहते ठीक है चलो, ये यहाँ से ऐसा आया 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 आया,
ये नदी पार की, यहाँ से एक नदी पड़ती है, बंगाल जाते हैं, और ये यहाँ आया। ये नदी किस पार खड़ा है, ये नाव से इस साइड आया, और इसने अपनी जो सल्तनत की प्रथा थी, सिजदा और पेबोस, ये लेटते लेटते गया, लड़के के पैर चूमे और उसके बाद खड़ा हुआ। लड़का इतना रोया, वो लड़के ने पिता को गले से लगा लिया, और दामाद जो नशा करवा रहा था, बना बना के फेंक दे रहा था, सबसे पहले गर्दन काटा। फखरुद्दीन अभी भी बच गया। वो ये वापस आ गया, केकू बाग भी वापस आ गया। केकू बाग इतना नशा करने लगा खुद ही शौक से, पहले तो करवा रहे थे लेकिन अब ये करने लगा, और ये बीमार पड़ गया। तो उत्तर पश्चिम का जो सूबेदार है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया कि आओ अंगरक्षक बनने के लिए। वो जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों से भी लड़ाई की थी और इसे गैर तुर्क भी समझा गया, तो इसको बुलाया केकूबाग ने। केकूबाग तो बिस्तर पे लेटा है, बहुत बीमार है, वो पिए जा रहा है लगातार। तो ये बात फखरुद्दीन को पता चली। फखरुद्दीन ने कहा कि भाई तुम्हारे पोते ने ऐसा कर दिया है कि एक को अंगरक्षक बना लिया। तो दादी ने भेजा एफिडेविट लिख के, तो केकूबाग समझ नहीं पाया। जलालुद्दीन के पास एफिडेविट पहुंचा, जलालुद्दीन ने फाड़ दिया। अब जलालुद्दीन को मारने के लिए फखरुद्दीन ने क्या किया कि एक प्लानिंग की कि जैसे ये व्यक्ति महल में आए, तलवार लेके खड़े रहना, वो जैसे ही घुसेगा मार देना, गेट जैसे ही खुलेगा सीधा मार देना, खेल खत्म। ये कहा। जलालुद्दीन खिलजी समझदार था, मंगोलों से लड़ाई करके आया है, हरा के आया है, और इसने आया महल में एंट्री ली और कुछ लोगों ने आए और सीधा तलवार मार दी। ये बच गया। क्यों? क्योंकि इसको केकूबाग ने बता दिया कि ऐसा होने वाला है। केकूबाग समझ गया था, और केकूबाग जैसे ये बात समझा, दादी आई महल में, ऐसा गर्दन पे मारा ना तलवार, दादी खत्म। केकूबाग रात को फिर बीमार। तो केकूबाग का अंगरक्षक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसको चादर में लपेटा और लपेट के रात के टाइम ले जाके मगर के सामने फेंक दिया, खत्म। और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 खिलजी वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों खिलजी वंश का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद।